मेन स्टेप्स की बात हो गई कि आप लोगों ने जनरल क्वेश्चन रेज किया, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन था, फिर आप लोगों ने चूज करना है कि आपका जगह कौन सी होगी जहां से आप लोगों ने डाटा लेना है, और वो रिस्पॉन्डेंट कौन से होंगे जिन लोगों से आपने डाटा कलेक्ट करना है। जब वो भी तय हो जाएगा कि इन लोगों से डाटा लेना है, तो फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू गाइड फॉलो करेंगे, फिर आप उसकी डाटा के साथ साथ एनालिसिस शुरू कर देंगे। एनालिसिस शुरू करेंगे तो आप ये कुछ ना कुछ कोड, कॉन्सेप्ट, नोड, जिस तरह आज हम ड्रा करेंगे और डेवलप होंगे। आप अगर सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो आगे मूव करें, लेकिन जनरली 1, 2, 4 पे सेटिस्फेक्शन होती है, ज्यादा केसेस पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप एक बंदे से इंटरव्यू करें नई बातें मिलती हैं, दूसरे बंदे से इंटरव्यू करें नई बातें मिलती हैं, तीसरे लोग बंदे से इंटरव्यू करें नई बातें मिलती हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इंटरव्यू पे जाकर आपको लगेगा अब तो नई बातें आएंगी, 9वां, 10वां, 11वां नई बातें नहीं आती। जहां पे नई चीजें मिलना खत्म हो जाए, समझिएगा आपकी थ्योरी सैचुरेट हो गई है, फिर आप उसको नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, वरना आप लोग उसी प्रोसेस में लगे रहेंगे जब तक नई कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते रहेंगे, चीजें आपको रहेंगी। और जब आपने पहला इंटरव्यू किया होगा ना, तो आप अगले इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू को फोकस करते हुए चलेंगे, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट में रहें। अगर आप ओपनली रह के सब लोगों का इंटरव्यू करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। आप पहला इंटरव्यू किए, आप दूसरा इंटरव्यू उसके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए करें, ताकि चीजें आपस में रिलेट हों। पहले 1-2 इंटरव्यू में आपको मसला होगा, बाद में फिर आप उस बेस पे इंटरव्यू करना स्टार्ट कर देते हो। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप ओपनली जाके इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे तो मसाइल आएंगे। हर आदमी अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, हमें लोगों से अपने मौजूद पे बात करनी है। हम लोगों ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, कुछ बड़े बड़े लोगों का नाम लेता उनका, तो हम उनसे जब बात करते तो अपनी फैमिली की बातें शुरू कर देते थे, वो अपने बिजनेस के बारे में। हम कॉन्सेप्ट कुछ और पूछ रहे हैं, बातें कुछ और कर रहे हैं। पहले इंटरव्यू में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने कहा कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, टोकना नहीं, कंट्रोल कैसे करना है, ताकि आप वही बात पूछो जब चाहते हैं। जब उसी के रिलेटेड पूछेंगे तो आपको पॉजिटिव और सपोर्टिव आंसर मिलेंगे। अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और आपके माइंड में वो क्वेश्चन डेवलप हुआ है, लिटरेचर उसके ऊपर साइलेंट है, तो इसका मतलब तमाम लोग नियरली एक ही तरह का आपस में एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो उसके बाद चलते रहेंगे और फाइनली आप राइटिंग अप, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। ओके जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बल्मर 1954 में क्वालिटेटिव जब इमर्ज हो रही थी ग्राउंडेड थ्योरी, उस वक्त उसने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। कॉन्सेप्ट क्या है ये? आर्ग्यूड अगेंस्ट द यूज ऑफ डेफिनेटिव कॉन्सेप्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिकॉज द इंडिकेटर फिक्स द कॉन्सेप्ट। अब ये क्वालिटेटिव क्यों करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप होता है? लोग पूछते हैं क्यों क्वालिटेटिव करें, तो कहता है बिकॉज द इंडिकेटर फिक्स द कॉन्सेप्ट। जब लोगों से पूछते हैं आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, क्या सेटिस्फाइड, उससे ज्यादा बोल ही नहीं सकता। क्वांटिटी में ये लिमिटेशन है, तो क्वालिटी की खूबसूरती है कि वो उसको फिक्स नहीं करती। बिकॉज व्हाट फिनोमेना हैव इन कॉमन बिकॉज मोर इंपोर्टेंट देन देयर वैरायटी। अब देखना यह है कि जो क्वांटिटी है वो वैरायटी चेक करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेटिस्फेक्शन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। आप तमाम ऑर्गेनाइजेशन डेटा फिल करते हो, लेकिन क्वालिटी क्या करती है, तमाम लोगों में जो कॉमन चीज है, कॉमन इश्यू, उसको लेके आती है। एंड इन फेवर ऑफ सेंसिटिव कांसेप्ट्स गिविंग ए जनरल सेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ गाइडेंस अलोइंग डिस्कवरी ऑफ वेरी कॉमन फिनोमेना कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रेजुअली नैरोड डाउन। इसमें क्या होता है, आप मेन चीज को फोकस करते 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 बेसिक चीज पे आप कन्वर्ट करते हो, तो आप बड़े नॉलेज को कन्वर्ट करते 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 लेके आते हो। ये हम नेक्स्ट में डायग्राम शो करूंगा किस तरीके से आप चीजों को मेन को फोकस करते हो। ये समझें कि आप लोगों की एक कब है पहले ब्रॉडर एरिया से नैरो एरिया की तरफ लेके आना। तो क्वालिटी से एक इशू को पकड़ती, बेसिक इशू को पकड़ती, जो ओवरऑल तमाम किस्म के इश्यूज पाए जाते हैं उनके अंदर एक को फोकस करती है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी की तरफ फिक्स नहीं है, ये कॉमन लॉ की बात को लेकर आती है। क्वांटिटी में लोगों के दरमियान वेरिएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे हम लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं ना, वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन, यहाँ पे क्या चीजें जाते हैं, सब में कॉमन क्या पाया जाता है, उनकी बेस पर चीजों को लेकर जाते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है, जब भी आप लोग किसी भी जगह पे क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे या पेश करेंगे तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वांटिटेटिव में तो पता है क्रोनबेक अल्फा 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। वैलिडिटी के लिए आप लोगों की डिस्क्रिमिनेंट कन्वर्जन वैलिडिटी का जो भी परफॉर्म तरीका का दिया वो होना चाहिए। क्वालिटेटिव में तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, तो इसको कैसे टेस्ट करें? तो ये आप लोगों ने रेफरेंस वहां पे देना है, अडॉप्टिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव लिखें लिटिल चेंज ऑफ मीनिंग, क्वालिटी, रिगर एंड वाइड पोटेंशियल। क्वालिटेटिव फोकस्ड होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, फोकस। इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, वाइड होता है। होता क्या है, अगर एक्सटर्नल रिलायबिलिटी चेक करनी हो तो क्या आप यही रिसर्च एक प्रोफेसर या एक टीम ने की, आप क्या करें,
अगर जो भी अल्टीमेटली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज में तो होती है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस होती है। आप एक इनको प्रोजेक्ट दे दें, एक वही प्रोजेक्ट उनको दे दें, वो अपने तौर पे काम करते रहे, वो अपने तौर पे काम करते हैं। जो आपने थ्योरी के रिजल्ट डेवलप किए हैं, अगर वही ग्रुप ने थ्योरी के रिजल्ट डेवलप कर दी तो आपकी स्टडी रेप्लिकेट होगी। इसका मतलब आपकी स्टडी की एक्सटर्नल रिलायबिलिटी अचीव हो गई। लोग नहीं मानते, लेकिन अल्टीमेटली जब दोनों लोग सेम थ्योरी पे पहुंचे हैं, दोनों का आपस में रिलेशनशिप ही नहीं था, दोनों ने अपने अपने बिहार पे काम किया और बात एक ही निकाल के लेके आते हो, तो इससे रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी है क्या? अगर आप कंपोजिट लायबिलिटी देखें, 50% डाटा को 50% डाटा से कंपेयर किया जाता है, तो वहीं से ये डाटा लेके आए कि आप एक प्रोजेक्ट एक को दे दें, वही प्रोजेक्ट दूसरे को दे दो, दोनों से डाटा एनालिसिस करवा लें, दोनों को रिजल्ट मिलाएं कि आपस में कितने मिलते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी। अब उसमें भी 4-5 रिसर्चर हैं, इस ग्रुप में भी 4-5 रिसर्चर हैं, एक दोनों को आपस में रिजल्ट मिल रहे। एक्सटर्नल लायबिलिटी आप करें, सब लोगों ने कोडिंग की हुई है, सब लोगों ने रिसर्च की है, इन सब लोगों की कोडिंग जो की है, जिसपे उन्होंने रिसर्च किया है, जो आउटकम है, इनके आपस में मिला दें, उधर वो आपस में मिला दें, इधर ने आपस में मिला दें, वो आपस में 90% गवर्नमेंट लिंकन की अप्रोच है। अगर वो अचीव हो जाता तो इंटरनल लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्चर मानते नहीं है इसको। इंटरनल वैलिडिटी, गुड फिट बिटवीन डाटा एंड थ्योरी। आप देखिए, हाँ भाई जो डाटा है, वो जो थ्योरी डेवलप हुई है, इसके दरमियान एक फिटनेस है, इसका कोई मेजरमेंट लेवल नहीं है, तो एक्सपीरियंस रिसर्चर ही बता सकता है। तो इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेशन, कि आप ये रिजल्ट बाकी लोगों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेयर करें तो लोग उसको एक्सेप्ट करें, हाँ ये वाकई यार थ्योरी तो पाई जाती है, हाँ ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जब लोग अपनी एग्रीमेंट शेयरना शुरू कर दें, वो जनरलाइजेबल हो जाए, तो फिर आप लोग क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये तो सारी बातें हैं रिसर्चर और फीलिंग और आपकी, लेकिन ये दो चीजें के ऊपर जो टूल बन गए हैं, आप दोनों के रिजल्ट आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो दिस इज अप्रोचेस जो कि एक्सप्लेन की है ब्रायमन ने, लेकिन इसके मुकाबले में गॉबर लिंकन 1994 में एक मेथड दिया उसका वैलिडिटी और लायबिलिटी का। उसने नाम दिया ट्रस्टवर्थीनेस और ऑथेंटिसिटी। ट्रस्टवर्थीनेस और ऑथेंटिसिटी। ट्रस्टवर्थीनेस उसने 4 चीजों को एक्सप्लेन किया: क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंफर्मेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी अ पैरेलल फॉर इंटरनल वैलिडिटी, डिपेंडेबिलिटी पैरेलल फॉर रिलायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी अ पैरेलल फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड कंफर्मेबिलिटी अ पैरेलल फॉर ऑब्जेक्टिविटी। क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया, ये नया कंसेप्ट है। ये सेम वही कंसेप्ट है जो पीछे डिस्कस हुए, क्योंकि ब्रायमन ने लिंकन एंड गॉबा की चीजों को एक्सप्लेन किया पीछे। इज इट क्लियर कि आपके डाटा में ये 4 चीजें अगर हैं तो आपकी रिसर्च ट्रस्टवर्थीनेस है। अब आती है ऑथेंटिसिटी में। ऑन्टोलॉजिकल, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल सिचुएशन, क्या उस प्रॉब्लम को हल करने में, उसको समझने में मदद मिली कि नहीं मिली। एजुकेटिव, बेटर एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव, क्या बाकी लोगों ने प्रेस किया कि नहीं किया कि हाँ भाई ऐसी की चीज निकाल के लेके आए वो पाई जाती है। कैटलिस्ट, इम्प्यूट्स फॉर चेंज, क्या ये तब्दीली लेके आएगी, अगर इसको हम थ्योरी को इंप्लीमेंट करें क्या बेहतरी की तरफ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। टेक्निकल, एम्पावरमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्या इसको देने से जो पार्टिसिपेंट थे उनको पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है। डज द रिसर्च फेयरली रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट, क्या वो तमाम लोग जिनको डिस्कस किया उनका व्यू पॉइंट आपस में इकट्ठा होकर सामने आया कि नहीं आया। ये सारी बातें एक्सपीरियंस बेस्ड में। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? एक्सपीरियंस बेस्ड में, जिसमें आपने इंडिकेट की लोगों की राय लेनी होती है, और ये चीजें सारी क्या होती है जो आपके डाटे के साथ रिलेट करती हैं, उनकी चीजों के साथ रिलेट करती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इसमें देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मेट, लेकिन जो रिलायबिलिटी है, इसमें इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी की जो बातें की हैं, ये एसपीएसएस के अंदर उन्होंने एक टूल डेवलप किया है, जिसमें गोबा को फॉलो करते हुए कापा कोफिशिएंट, जिसके तहत उनके आपस में एग्रीमेंट को दिया जाता है कि इनके आपस में कितने % लोगों का डेटा। अगर आपको एक ही इंटरव्यू दिया जाए, सब लोगों को डेटा एनालिसिस करो, जिस पर मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, आप सबको सेम एनालिसिस दूंगा। जब आप रिजल्ट लेके आएंगे, आप इंडिविजुअल काम करें अपना अपना, जब आप रिजल्ट लेके आएंगे, जब आपस में मिलते होंगे, तो इसका मतलब हमारी रिलायबिलिटी अचीव होगी। वैसे एसपीएसएस खुद भी, एनवीवो खुद भी उसको कंपेयर करता है कि आपकी डाटे में से एनवीवो कोडिंग निकाल के दूसरे लैपटॉप में डालेंगे और वहां पे टेस्ट लगाएंगे, तो वो 90% अचीव कर देता है, तो आपके डाटे में रिलायबिलिटी है। बाकी चीजें फिर वही आती हैं कि क्वालिटेटिव जनरली डिपेंड ऑन ह्यूमन माइंड। अगर आप चल के आते हैं और ह्यूमन माइंड सपोर्ट करता है, एक्सपीरियंस जब आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च प्रूव होगी। बहुत सारे मसाइल हैं इसके, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इन चीजों को जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी रिसर्च जो है वो बनेगी। इसके बाद ही रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की अल्टरनेटिव है मिडवे पोजीशन, जो कि
हमने असली 1992 में डिस्कस किया था कि वैलिडिटी क्राइटेरिया नीड टू बी रीफॉर्मुलेटेड, एम्पिरिकल काउंट मस्ट बी प्लॉजिबल but cannot have direct access to social world, access credibility of researcher, trust claims, adequacy of evidence as a pure representation। अगर आप समझते हैं कि रिलायबिलिटी है तो उसकी क्या वाकई ट्रू प्रेजेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, वो जो बंदा डाटा ले रहा है वो क्रेडिबल भी है कि नहीं। अगर एक बंदा क्रेडिबल ही नहीं है तो उसकी बातों पे कैसे हम रिलाय कर सकते हैं। फिर क्या वो सोशल वर्ल्ड की जहां से डाटा लेके आ रहा है उस तक एक्सेस है भी कि नहीं है। एक्सेस होना भी तो जरूरी नहीं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर टारगेट रिस्पोंडेंट तक आप लोगों को तो क्या सोचने की जरूरत है। रेलेवेंस क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन द स्टडी मेक्स टू द फील्ड, क्या इसकी वजह से कोई थ्योरी कुछ नया कांसेप्ट डेवलप हुआ। क्या था अब्राहम मास्लो की थ्योरी, उसने प्रूव तो नहीं की, उसे सोसाइटी की नीड की बेस के ऊपर थ्योरी डेवलप कर दी। नीड की थ्योरी वो क्वालिटेटिव तो नहीं, लेकिन वो थ्योरी बनने के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम सही बात करते हो, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी प्रूव होगी। और वक्त के साथ साथ आज थ्योरी को हर बिहेवियर के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर और साइकोलॉजी की थ्योरी के अंदर उसको पुट किया जाता है। और कोई भी आपने अगर रिसर्च स्टार्ट करनी है, वो अब्राहम उसकी सामने रख दो मास्लो की हेराल्डिकल नीड्स की थ्योरी, उसकी बिना पे रिस्पोंडेंट को चूज करें, वो एक्सेप्ट होना शुरू होगी उसके अंदर। Okay, the main occupations of qualitative researchers जिनमें रखने हैं आप लोगों ने, seeing through the eyes of those studied। आपने अपनी राय नहीं देनी, आपने जो थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, आप ये देखें कि आप उन लोगों की आंख से देखते हैं। बेसिकली जो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, उन्होंने जो आंखों से देखा होता है वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। तो कहता सीइंग थ्रू द आईज ऑफ दोज स्टडीड, टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग पीपल एट्रीब्यूट देयर वर्ल्ड, अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग आ सकती हैं। ये नहीं कहना ये क्या तुम कह रहे हो, आ सकती हैं। आपने उसके साथ कोई बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्क्रिप्शन एंड एम्फसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, डिटेल अकाउंट ऑफ द सोशल सेटिंग, थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको ये सारी चीजों को पता होना चाहिए पहले से पहले कि मैं जहां डाटा लेने जा रहा हूँ वहां का एनवायरमेंट क्या है, लोग क्या है, उनकी लिविंग क्या है, उनका बाकी चीजों को देखते हुए चीजों को लेकर चलना है। ओके, emphasis on social process, how pattern of event unfold over time, social work characteristic by change and flux, flexibility and limited structure, no prior contamination by rigid schedule, sentencing concept। क्योंकि आपको इसमें यह है कि आपने एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में रहना है और आपने कुछ ज्यादा पहले से नहीं, आपने एक होता है ना मैनेज करके, प्लान करके, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके जब डाटा लेंगे, जिसे हम बोलते हैं कंट्राइव सेटिंग, उसमें फिर आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। आपने से टोटली नॉन कंट्राइव्ड और बड़ा सेंसिटिव टाइप होकर चलना है कि हल्का सा भी हमारा मूव उनको वो रोक देगा। आप मतलब मैं अगर बात कर रहा हूं कि एम्प्लॉय है, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे किसी एम्प्लॉय से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, आप जो सीईओ की तरफ गुजार दें वो सारी की सारी बातें बंद हो जाएगी, वो बोलना बंद कर देगा। इसमें सेंसिटिव इशू है। तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ग्राउंडेड इन द डेटा, कि ये बात आप अपने ज़हन में बिठानी है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ग्राउंडेड इन द डेटा इन द एंड। कुछ क्रिटिसिज्म भी इसकी बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत डेप्थ में बात करना पड़ता है, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, ऐसा नहीं हो सकता। कराची के लोगों से डाटा लेते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर या चाइल्ड लेबर के ऊपर, और शार्कर के लोगों से डाटा लेते हैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम ऑन द बेस ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो दोनों में फर्क पाया जाता है, इट मीन वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर रेप्लिकेट होगी तो रिलायबिलिटी आएगी, वैलिडिटी आएगी। एंड प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन, वही बात आ जाती है कि जब आप ये बात करते हैं, हमने एक स्टडी कंडक्ट की हिजाब के ऊपर, क्या आप हिजाब क्यों करते हैं, तो सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इनकी आपस में बातें नहीं मिली। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब तमाम लोगों के अंदर वो जनरली अप्लाई हो रही, वो बातें नहीं मिली आपस में। फैसलाबाद वालों को मसाइल और थे, गुजरांवाला वालों को मसाइल और थे, लाहौर वालों को मसाइल और थे। इट मीन नहीं पब्लिश हुई। वो मुझे बड़ी कोशिश की, मेरे उस दोस्त ने, फीमेल थी, तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं निकला उसके रिजल्ट को फाइनलाइज करने। मैंने रिजल्ट निकाल दिए, अगर आप कहेंगे तो मैं लास्ट पे शेयर कर दूंगा। लेकिन कहने का जी आगे शेयर करूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, अगर नोट कर ले तो लास्ट में मैं रिजल्ट जरूर दिखाऊंगा। लास्ट पे सेक्शन रख लेंगे, वो रिकॉर्डिंग के ऊपर हम लोग नहीं उसको प्रेजेंट करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा। कंसेप्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑफन अनक्लियर व्हाट रिसर्चर एक्चुअली डिड। इसमें हमारे पास कोई ट्री नहीं कि ये बंदे ने वाकई ही डाटा कलेक्ट किया है। हम नो डाउट कि रिकॉर्डिंग के थ्रू डाटा ले लेंगे, वीडियो के थ्रू डाटा ले लेंगे, पिक्चर के थ्रू डाटा ले लेंगे, इंटरव्यू के थ्रू डाटा ले लेंगे, इसके बावजूद व्हाट ही डिड, हम इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोशिश करते हैं हम लोग ये देखें वीडियो, मैंने तो कुछ नहीं किया, वीडियो देखें, लेकिन इसके बावजूद जैसे कहा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, लाहौर भाई के लोगों ने क्या फिल किए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग,
लेकिन दोनों के आपस में हैं, लेकिन लोगों का ख्याल है इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट ऑलवेज लाइक दिस? ग्रेट क्वेश्चन। Some qualitative research departs from these conventions to focus on specific such problem rather than sensitive concept and grounded theory. क्योंकि लोग ख्याल होता है कि ग्राउंडेड थ्योरी ठीक है, लेकिन वो एक कंसेप्ट को पकड़ के चलते रहते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन, कोडिफाइड कन्वर्सेशन एनालिसिस। ये मोर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उन्हें कह दिया जाता है यार आप जो काम पे काम कर रहे हैं दो कंसेप्ट पे डाटा लो, बाकी क्या लोग। जब भी क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना, बाद में बुला लेते हैं, आप इस प्रोफेसर से मिलते हैं, उन्हें एक दो इंटरव्यू दिखाते हैं, अच्छा ये इंटरव्यू जिस आप मेरे पास लेके आएंगे तो मैं लगूंगा आप ये 5 आगे नजर आ रहे हैं, भी नजर आ रहे हैं, इस पर डाटा इकट्ठा करना है। वो उस क्वालिटेटिव को भी स्ट्रक्चर टाइप कन्वर्ट कर देती है जो आपकी बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं मतलब लोग आते हैं सर शार्ट टाइम है 15-20 दिन में करना है तो बता दें। मैं क्या करता हूँ वीगो में डाले, मैं पढ़ता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बिना 5-6 इंटरव्यू पढ़े, मैं ये तो मैं 2 आगे नजर आ रहे हैं, ये मॉडरेटर लगता है मुझे, ये मिडिएटर है, ये डी है, वो उसी की बेस के ऊपर 10-15-20 और इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उसी के सपोर्टेड और उसको प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर होने की कोशिश करते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड डाटा एनालिसिस, जब आप किसी कंप्यूटर में आते हैं तो स्ट्रक्चर्ड में शिफ्ट होते हैं, तो नो डाउट इन वीवो आपका क्वालिटेटिव डाटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की मदद देता है। एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या होता है कि आप एक ही कंसेप्ट को लेकर चल रहे होते हैं, या तो दुनिया उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा जो लोगों ने दरमियान में मेथड दिए हैं उनकी बेस पे है। लेकिन अभी हम शेयर करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या आता है, ग्राउंडेड थ्योरी की टाइप्स है। लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। क्वांटिटेटिव नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्चर्स, वर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या है, रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ रिसर्चर जो सोचता है वो थ्योरी प्रूव करता है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो कहते हैं उसकी बिना पे थ्योरी डेवलप होती है। रिसर्चर यहाँ पे दूर रहता है, वहां रिसर्चर क्लोज होता है, यहाँ थ्योरी टेस्टिंग है, वहां थ्योरी इमर्जेंट है, स्टैटिक है वो प्रोसेस है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, वहां पर अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन होती है, लेकिन वहां कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक कंटेक्स्ट में रहते हुए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हार्ड एंड रिलायबल डाटा, रिच एंड डीप डाटा, मैक्रो वहां पे माइक्रो फाइंडिंग्स एंड बिहेवियर है, वहां पे मीनिंग्स हैं, या आर्टिफिशियल सेटिंग है, वहां पे नेचुरल सेटिंग है। ये ब्राह्मण ने इसको एक्सप्लेन किया, दोनों के दरमियान डिफरेंस को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अगर आप लाहौर में कर रहे हैं तो वो जस्ट लाहौर में अप्लाई, जी लाहौर में ही अप्लाई होगी अल्टीमेटली। बहुत सारे डिफरेंस हैं, मैं भी इंडिया वाला और आप लाहौर, तो हमें दोनों की सोच में भी फर्क होगा। जनरलाइजेशन में ये है कि मैं पाकिस्तान के तमाम स्टेट में क्वांटिटेटिव की जब जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हम अगर लाहौर में कहते हैं लोग सेटिस्फाई, तो कराची में भी अगर वही डायनर, वही KFC, वही HFC है, तो अल्टीमेटली दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल और दोनों का एनवायरनमेंट तो सेम होगा। इवन मैं उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कर सकता हूँ अगर आप उसमें कल्चरल फैक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा जी, सिमिलरिटी बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्च, अगर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते चले जाएं। द कंसर्न विद डाटा रिडक्शन, दोनों में डाटा रिडक्शन किया जाता है, जो इररिलेवेंट डाटा उस साइड पे निकाल दिया जाता है। द कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, उसमें भी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर, इसमें रिसर्च क्वेश्चन का आंसर। द कंसर्न विद रीडिंग डाटा एनालिसिस टू द रिसर्च लिटरेचर, इसमें भी डाटा, उसमें लिटरेचर पहले करके डाटा एनालिसिस के साथ अटैच किया जाता है, इसमें डाटा एनालिसिस पहले करके लिटरेचर के साथ अटैच किया जाता है। द कंसर्न विद वेरिएशन, दोनों वेरिएशन है तो कॉमन चेक करती, कॉमन आवाज लेके आती है, लेकिन ये कॉमन आवाज लोगों के दरमियान जाकर आती है, सब में वेरिएशन पाई जाती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एज ए springboard for analysis, the control of deliberate distortion, the importance of transparency, the question of error, the appropriateness of such method to question, तो वो चीजें जो आपस में गाहे बगाए इनमें मिलती हैं। रिसर्चर सब्जेक्ट रिलेशनशिप, ये 3 चीजें हैं कि इनका आपस में, एक तो एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च से मुराद क्या होता है कि आप कोई भी रिसर्च होते है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हो, इसको प्रिंट करते हैं। कम्युनिटी मैपिंग, आप लोगों के दरमियान रहते हुए मैप बनाते हो अपने माइंड के अंदर। एंड कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव रिसर्च, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करके किसी भी फोकस पे काम करते हैं। अगर रिसर्चर से रिलेशनशिप है, एक्शन रिसर्च को मैं पढ़ूंगा, एक्सपेरिमेंट ऑन रियल प्रॉब्लम विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू असिस्ट इन देयर सॉल्यूशन, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप प्रॉब्लम को ढूंढते हो और उसको हल करते हो। अमूमन तौर पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे लोग काम करते हैं वो एक्शन रिसर्च परफॉर्म करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं, वो डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको बिना पे थ्योरी बनाते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट लेके आते हैं। एक्शन रिसर्च परफॉर्म होती है। इन्वॉल्विंग एंड इटरेटिव प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, एक्शन, इवैल्यूएशन, आप इसमें लगे रहते हैं। ये वो रिसर्च है जिसको आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होगी, आप यही प्रोसेस को बार बार लगे रहते हो। ये नहीं होता कि आप लोगों ने, आप 4-10 लोगों से डाटा लिया, 10-20 लोगों से,
एक थ्योरी डेवलप की, उसको टेस्ट कर दिया, उसको फिर आपने रिजल्ट लिए, सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई दोबारा आप लगे रहे। तो ये प्रोसेस है, ये एक्शन रिसर्च है जब आप इसमें नहीं चलते। इट इज इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट बोथ टू एकेडमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्शन। अप्लाइड ये सारी है ही रिसर्च अप्लाइड, हम जितनी पढ़ते हैं हमारी अप्लाइड रिसर्च है जनाब। यही तो कह रहा हूं कि जो मैं कल बैठ के डिस्कस कर रहा था, एक स्कॉलरशिप के लिए मैं आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, तो उन्होंने कहा ये कि हमारे जो भी रिसर्चर सिलेक्ट होंगे वो इंडस्ट्री में रहेंगे, और इंडस्ट्री के अंदर सारी परफॉर्मेंस करने के बाद वहां पे थ्योरी टेस्ट करने के बाद जब वो फाइनल मॉडल में पहुंचेंगे तो उसकी बेस पर को पीएचडी मिलेगी। और यही तो मैं अफसोस करता हूँ हमारे पाकिस्तान में किसी भी बंदे को पीएचडी जो करनी है, कल भी पीएचडी के टॉपिक के लिए डिस्कशन के लिए लोग आए, मैं जो पीएचडी करनी है खुदारा इनको इंडस्ट्री में भेजो। भाई ये हम लोगों ने अपना वो 1.5 इंच की मस्जिद बना ली हुई है ना हम लोगों ने। इशू तो ये है पाकिस्तान में। देखिए जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं आएगी, और हमें जरूरत है कि हमारे कुछ ऐसी पीएचडी मुकम्मल की जाए जिसमें देखा जाए कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेशन क्यों नहीं कर रहे। अगर आप 35% पब्लिक सेक्टर 25% पब्लिक सेक्टर से 35% प्राइवेट सेक्टर से टैक्स चार्ज कर सकते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मुताबिक को 10% टैक्स एडिशनल इम्पोज करे, जो कि होगा तो कंपनी के अकाउंट में या गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे इस्तेमाल होगा। Why we are looking at seeking a scholarship in foreign countries? Why? Because they are not supporting here. अब मुझे जो पता हो, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरी एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो भी 17 स्केल की इक्विवेलेंट सैलरी जो है वो मुझे एलोकेट कर दी जाए और मैं उस पे आप पे काम करके चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या बेहतरी नहीं आएगी? गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बल्कि ये मेरा कंसेप्ट है, हमें जरूरत है कि हम इसके ऊपर काम करें, इन चीजों को लेके आए, और इसके बगैर बना तरक्की नहीं होगी। और पीएचडी स्पेस पे मिलनी चाहिए। हमारा पूरे पाकिस्तान की पीएचडी जनाब कंसाइज डालें 95% के अंदर जाके अल्टीमेटली एंड जॉब सेटिस्फेक्शन पे होता है। 5% लोग सेपरेट फील्ड की बात कर लेते हैं अप्लाइड रिसर्च के अंदर। इसका मतलब क्या, हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं? मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई वो रिसर्च जो सोसाइटी में इंप्लीमेंट हो उसका आउटकम है। सेकंडली ये भी तो इशू है ना कि स्टूडेंट्स रिसर्चेस किए जा रहे हैं, थीसिस किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है नहीं। जनाब द मेन क्वेश्चन इज, अब मैं वही बात उसमें करता हूं कि पब्लिकेशन नॉट मैटर्स, मैटर कि आपने जो सर्च की उससे क्या बेहतरी आई कि नहीं आई, आपने इसको अप्लाई किया कि नहीं किया। बट आई लव गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर इन दिस पे। मुझे किसी ने बताया, जो शेयर किया, कि वो जो अपने मास्टर के फाइनल में जो प्रोजेक्ट देते हैं वो इंडस्ट्री में भेजते हैं, वो वहां पे जाकर स्टूडेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी सोल्यूशन लेके अपनी फाइनल रिपोर्ट दे के जमा करवाते हैं, फिर उनको मास्टर का टास्क इशू होता है, जो प्रॉपर इंटर्नशिप का नाम हो ये है। लेकिन हमारा तो ये बस जाके 2-3 महीने बैंक में लगा इंटर्नशिप रिपोर्ट बन गई। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। हमें स्टूडेंट को थोड़ा सा, मैं नहीं कहता हम भी उसी सिस्टम से गुजरे हैं, शायद हम लोगों को उस इटरेटिव प्रोसेस में से गुजारा होता तो आज हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते। इस नीड ऑफ टाइम। कॉग्निटिव मैपिंग है, इसमें क्या प्रीडोमिनेंटली क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड वाइडली बाय बिजनेस एंड मैनेजमेंट सर्च। ये मैं बात कर रहा हूं क्वालिटेटिव की एप्लीकेशंस। एक तो एप्लीकेशन एक्शन सर्च, दूसरी है कि मैनेजमेंट सर्च इन द वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट is complementary to action research, can be used as a problem solving device, commonly used as management consulting technique. Generally Boone-Fish diagram, 80-20 rule, Pareto rule और पता नहीं जो भी जितनी, वो सारी की सारी कॉग्निटिव मैपिंग का ही हिस्सा है, इसी के थ्रू वो चलती है। Used to capture individual perspective, a tool for reflective thinking about a problem that enables them to take into a solution, relates to thinking process of individual, group, organization, even industry. The researcher need to be clear about the level of analysis they are adopting. ये इसका एक मेथड है, इसको देख लीजिएगा कि जिस तरह कंसेप्ट शेयर किया, एग्जांपल ऑफ पार्ट ऑफ रीडिंग मैप टू शो द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। आखिर पे है पार्टिसिपेटिव रिसर्च, जिसमें आप लोगों को भी आपस में पार्टिसिपेट करते हो, दूसरे लोगों को डिवर्स पार्टीज आर इन्वॉल्व, मैनेजमेंट, जूनियर लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, सब्जेक्ट टेकिंग साइड, नॉट टू टेक ए कीप न्यूट्रल स्टांस, मतलब सामने से लेना होता है डिवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पार्टी मस्ट बी इंटीग्रेटेड, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आर कंक्रीट problem of solve as well as the generation of the abstract knowledge outcome of the search are complex and difficult. वही मेथड है। पहले में एक्शन से अकेला बंदा काम कर रहा होता है, दूसरे मेथड के अंदर आप लोग इन्वॉल्व करके मैपिंग कर रहे होते हो,
तीसरे मेथड के अंदर आप एक अच्छे लोगों को शामिल करते हो, बाकी लोगों को भी उनका पर्सपेक्टिव लेते चलते हो। एलन मैन में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर एंड सेकंड इज ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट। अब बात ये होता है कि आप जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की बात करते हैं तो हम पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, हम पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब ऑब्जर्वर को टास्क दे दिया जाता है तो मुझे इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करके मुझे प्रेजेंट करो, जिस तरह हम ये पार्टिसिपेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, इसमें ऑब्जर्वर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में हम पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट में क्या होगा कि ऑब्जर्वर को हमने राइट दे दी और पार्ट ऑफ रिसर्च हमें इसके ऊपर तो आउटपुट दे देगा। ऑब्जर्वर भी एक पार्टिसिपेंट है रिसर्च का हिस्सा है। क्लियर?